श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। श्रोताओं, हमारा प्रयास है कि 2022 जो चुनावी वर्ष है उसके लिए हमारे क्षेत्र से तमाम लोग अपनी दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं या चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कुमाऊं वाणी का प्रयास है कि हम उन सभी क्षेत्रीय दावेदारों के साथ बात करें जो चुनावी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि उनकी सोच, उनका विचार आम जनता तक पहुंच सके और जनता भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर प्रतिनिधि के बारे में सोचना शुरू कर सके। इस क्रम में आज हमारे साथ में हैं श्री कृपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी सामाजिक सरोकारों से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस पार्टी में अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पार्टी संगठन में पीसीसी मेंबर भी रह चुके हैं। 1996 में जिला पंचायत सदस्य नैनीताल रहे हैं और 2008 से 2013 तक विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी आप कार्य कर चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। धन्यवाद कार्की जी। तो बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने परिचय में बताया और आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और आप विकास खंड में अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं और जिला पंचायत में भी अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सर, इन दोनों जगहों में काम करने के बाद किस तरीके के अनुभव रहे? आपके कामों की क्या खासियत या उपलब्धि रही जिनको आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे? कार्की जी, सबसे पहले तो मैं कुमाऊं वाणी के श्रोताओं को, आपके समस्त क्षेत्रवासियों को इस नवरात्रि की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो अभी आपने ये मेरे से पूछा जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल के बारे में, मैं सन 96 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ और इस कार्यकाल में उस समय उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार थी। उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। तो उस समय आज के हालात के बजाय उस समय विकास कार्य काफ़ी हुआ करते थे। जिस सरकार के हम अंग थे उस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही। उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, बहन मायावती जी। तो काफ़ी कार्य हुए। 4 जिले भी उसी कार्यकाल में बने। बिल्कुल बिल्कुल। उधम सिंह नगर और आपके बागेश्वर, चंपावत, ये 4 जिले भी उसी राज्य में बने। खैर, जिला पंचायत सदस्य हम इस जनपद से, जिस पार्टी से मैं था, 2 लोग थे। एक मैं था, एक मालधन चौड़ के थे। तो उस समय काफ़ी कार्य करवाए। जैसे यहाँ बिरसिंगिया है, बबियाड़। हाँ, बिरसिंगिया। वहाँ पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ की महिलाओं के सर के बाल जो है गिर चुके थे, पूरे उखड़ चुके थे। जब मैं जिला पंचायत के अपने प्रचार प्रसार में गया वहाँ पर क्षेत्र में, तो लोगों ने दिखाए उनके बाल पूरे उतर चुके हैं। वो करीब 7-8 किलोमीटर नीचे गधेरे में जाकर के वो कंटरों से पानी ढोते थे। तो उस समय मैंने वादा किया था कि मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर निर्वाचित हुआ तो मैं यहाँ पेयजल उपलब्ध करवाऊंगा। उसी सिलसिले में फिर मैंने वहाँ नीचे एक स्रोत था, वहाँ से एक पंपिंग योजना करवाई थी, जो कि उस वक्त सन 97 में 2.5 करोड़ की लागत से बनी थी। बड़ी अमाउंट हुई। बिल्कुल। और उसी प्रकार दूसरी योजना हरिनगर अक्सोड़ा, वो भी पंपिंग योजना, उसमें भी 2.5-3 करोड़ खर्चे हुए थे। एक ग्राम सभा अघरिया है, उसमें भी लिफ्टिंग पेयजल योजना करवाई थी। एक लतफोड़ा है। तो उस दरमियान मैंने कम 6 योजनाएं जो है लिफ्टिंग योजना करवाई थी सरकार के माध्यम से। और बाकी जो ये हमारा क्षेत्र पड़ता था भीमताल का पिंजरो न्याय पंचायत, उस समय ये सरना प्लस
पिनरो न्याय पंचायत हुआ करती थी, 2 ब्लॉकों को मिलाकर एक जिला पंचायत क्षेत्र था। तो वहाँ पर पिनरो क्षेत्र में भी मैंने काफ़ी कार्य किया। वहाँ जितने भी जूनियर और प्राइमरी स्कूल बने थे वो 1-2 स्कूलों को छोड़ करके बाकी जितने भी स्कूल बने वो मेरे ही कार्यकाल में मेरे ही द्वारा बनवाए गए थे। अच्छा। जैसे प्राइमरी का उच्चीकरण जूनियर में, जूनियर का उच्चीकरण हाई स्कूल में, ये हमने करवाया था। ये मुख्य रूप से, और बाकी नाली खड़ंजे, अश्वमार्ग, सीसी मार्ग, ये तो लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो एक लंबा अनुभव आपको समाज के साथ, लोगों के साथ काम करने का रहा जी। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि असल में यही एक प्रतिनिधि की खासियत होनी भी चाहिए जी। अगर हम उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को महसूस कर पाएं और महसूस करते हुए उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं ताकि लोग काफी समय तक याद करें। आज हम हैं सदस्य, कल नहीं होंगे, कल दूसरा होगा, लेकिन ये चीजें हमेशा लोगों के साथ रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि 2008 से 13 तक आप विकास खंड में भी प्रतिनिधित्व दे चुके हैं जी। तो उस दौरान भी कुछ ऐसी बातें जो साझा करना चाहेंगे? जी कार्की जी, ऐसा हुआ जिला पंचायत में मेरे कार्य लोगों ने देखे, जनता ने देखे, महसूस किया कि वास्तव में इन्होंने अच्छे जनहित के, जन कल्याण के कार्य करे। उसी के तहत मुझे 2-2 ग्राम सभाओं से निर्विरोध बीडीसी मेंबर चुना गया और मुझे ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी में बैठाला जनता ने। जनता को जो अपेक्षा थी मुझसे ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि जनता की अपेक्षा अनुसार मैं उस समय उतना खरा नहीं उतर पाया। जनता ने जो अपेक्षा मुझसे की थी, अच्छा। कारण क्या रहा, उस समय यहाँ उत्तराखंड राज्य था और यहाँ बीजेपी की सरकार थी। उस समय माननीय गोविंद सिंह बिष्ट जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो हम जो भी प्रस्ताव लेके जाते थे इनके पास, ये उसको रद्द करवा देते थे। अपना ओहदे का, अपने उसका इस्तेमाल करके मैं सरकार के पास भी जाता था, कई प्रस्ताव लेके कि जन कल्याण योजनाओं को लेकर के मैं जाता था, लेकिन वो काट देते थे। जितना हमारा वो बजट अपना होता था उसी से मैं वो कार्य करवा पाया। और फिर भी मैंने प्रयास किया कि विकास खंड के तमाम सारे गाँवों में जो जितना भी हो सका वो हमने कार्य किया। बिल्कुल सर, अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ बातचीत कर चुके हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आप दावेदारी प्रस्तुत कर सकेंगे? जी कार्की जी, जो राजनीति में होगा उसकी सबकी महत्वाकांक्षा होती है। जरूर। आगे बढ़ने के, जब हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो इंटर का भी देंगे, जरूर, इंटर के बाद डिग्री भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये सबकी महत्वाकांक्षा और सबका अधिकार है। जिन्होंने भी ये दावेदारी पेश की है उनका अधिकार बनता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2002 से जब ये धारी विधानसभा हुआ करती थी, मैं तब से दावेदारी कर रहा हूँ और एक बार तो लगभग 2002 में मेरा टिकट फाइनल हो भी गया था। वो सभी लोग उस बात को जानते हैं। उस समय किसी कारणवश तिवारी जी की, माननीय तिवारी जी उस समय हमारे नेता थे, उनकी मजबूरी रही या कुछ ऐसी रहा, दुर्भाग्य रहा मेरा, ये कहो मेरा दुर्भाग्य रहा, सही बात, कि टिकट दुर्गा पाल जी को मिल गया। और तब से लगातार मैं प्रयासरत हूँ टिकट के लिए। 2007 में फिर क्या हुआ, सिटिंग का टिक हो गया, पार्टी हाईकमान का फरमान जारी हो गया कि साहब जो पहले लड़े थे वही लड़ेंगे। चलो, फिर हमने फिर देखा, फिर लड़वाया चुनाव अपने साथियों को। उसके बाद 2012 आ गया, हम इंतजार में थे कि 2012 में हमें टिकट मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा दुर्भाग्य था। ये जो आज नेता बीजेपी में तुम्हारे जिनकी काफ़ी हनक चल रही है, हरक सिंह रावत जी, ये उस समय हमारे सीएलपी लीडर हुआ करते थे। इनके हिस्से में 2 टिकट आए थे, क्योंकि हमारी पार्टी की ये परंपरा है कि सीएलपी को भी शामिल किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष को भी और बड़े नेताओं को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मिल करके आपस में राय मशवरा कर करके टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस समय इनके हिस्से में 2 टिकट आए थे। तो इनका परिचय पता नहीं कहाँ से, जो भाई आज हमारे राम सिंह खेड़ा बीजेपी में चले गए हैं, इनके साथ थे, इन्होंने वो टिकट इनको दे दिया। हालांकि
माननीय उस समय प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी थे, तिवारी जी में वरिष्ठ नेताओं की इच्छा थी कि टिकट मुझे मिले, कृपाल सिंह को मिले, कृपाल सिंह को दिया जाए। तो लेकिन जब उनका फरमान जारी हो गया तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, टिकट उनको मिल गया। 2012 भी हमारा चला गया। अब आया साहब, मैं सोच रहा था कि 2017 में तो अब मेरा टिकट हो ही जाएगा, मेरा लंबा इंतजार खत्म होगा 2017 में, क्योंकि उस समय पूरे आसार थे। रावत जी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में थे। माननीय रावत जी से मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ। तो उस बीच क्या होता है कि हमारे जो पूर्व विधायक है दान सिंह भंडारी जी, वो अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। ठीक था, वो समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको टिकट देना पड़ा, क्योंकि उनसे वादा किए, उसी वादे के साथ वो आए भी थे और उनसे उनके आने से हमें फायदा भी हुआ। हमारी एक सीट राज्यसभा में गई उन्होंने, मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ, उनका फायदा हुआ से, बिल्कुल। तो वो हमारा नंबर फिर चला गया 2017। अब आया है 2022, तो 2022 में अगर सही बात, अब हमारे पूर्व विधायक जी भी लगे हैं, दान सिंह जी भी लगे हैं, हमारे साथी छोटे भाई गोपाल भाई भी लगे हैं, ठीक है, वो भी कई पदों में रहे हैं, गोपाल भाई भी लगे। और अब देखो पार्टी का क्या डिसीजन होता है, प्रयास मेरा बिल्कुल। ये भी बात आपने बहुत ही और मैं यहाँ पर आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि भीमताल विधानसभा का जब से गठन हुआ धारी के बाद, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की सीट यहाँ से नहीं निकल पाई अभी तक। और ये बड़ा हमारे हाई कमान के लिए बड़ा जांच का विषय भी है, और इसमें सर्वे तो होनी है, लेकिन जांच ये होनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं निकल पाई, कारण क्या रहा। 2012 में राम सिंह खेड़ा जी कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़ते हैं और तीसरे नंबर पर जाते हैं, और वही राम सिंह खेड़ा जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो विधायक बनते हैं। बिल्कुल। 2012 में दान सिंह भंडारी जी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। वही 2017 में कांग्रेस के बैनर से लड़ते हैं तो तीसरे नंबर पर जाते हैं। कारण क्या है? सर, बात को आगे बढ़ाते हैं, और क्या ऐसे विषय होंगे, क्योंकि आपका लंबा स्पान रहा है इन कामों को करते करते, राजनीति भी गहरी समझ है आपको, आप समझते हैं कि उतार चढ़ाव कहाँ क्या होता है, तो क्या ऐसी प्रमुख मुद्दे होंगे आपके, अगर आपको वो मौका मिलता है जिस मौके के लिए आपने इतने सालों तक संघर्ष किया है, इंतजार किया है, जिनको लेके आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कारगी जी, हमारा भीमताल विधानसभा में 4 ब्लॉक है, धारी, रामगढ़, ओखलकांडा, भीमताल। भीमताल और धारी जो है वो लगभग डेवलप है, काफी डेवलप है, और यहाँ का सबसे इंटीरियर ब्लॉक जो है ओखलकांडा विकास खंड है। ओखलकांडा विकास खंड को डेवलप करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही। मेरी शुरुआत जो, अगर मुझे चांस मिला विधायक बनने का और हमारी सरकार आई माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ओखलकांडा विकास खंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको कैसे विकसित किया जाए। वो कैसे विकसित होगा, मेरे ख्याल से अभी तक का बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, कोई जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पर फोकस नहीं किया इस बात को। इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी माननीय वर्तमान विधायक के पास, डबल इंजन की सरकार थी उनके पास, और हालांकि वो पार्टी में अब आए, लेकिन जुड़े सरकार के अंग थे, सरकार से जुड़े थे, समर्थन दिया ही था। वो बहुत कुछ कर सकते थे। ओखलकांडा विकास खंड के 3 विकास खंड बनाए जा सकते हैं। अच्छा, तभी वो डेवलप होगा। जब तक छोटी छोटी इकाइयाँ होगी तभी विकास होगा, क्योंकि ढोली गांव का क्षेत्र है, उनका बहुत लंबा पड़ता है काफ़ी, और इधर भीड़ा पानी साइड हो गया, ओखलकांडा इधर हो गया, तो जब तक का अगर जनता पहुंच नहीं पाएगी या जो कर्मचारी नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल तो कैसे विकास होगा? एक तो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो मैं अपने दूरस्थ विकास खंड ओखलकांडा की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा और उसको भी विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। उसको बनाया जा सकता था भाई। अभी
विधायक के पास चांस था, उनकी पत्नी जो थी ब्लॉक प्रमुख थी, एक प्रस्ताव लाते ब्लॉक में और उस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार से पास करवा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते, वो सीधे हो जाना था, 2 ब्लॉक बन जाते। वो कर ही नहीं पा रहे, बड़े दुर्भाग्य का विषय, वो कर नहीं पा रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे विषय हैं? एक तो ये है सर, और दूसरा यहाँ पर उद्योग जो है, जो प्रदूषण रहित उद्योग यहाँ लगाए जाएं, जो यहाँ पर पलायन हो रहा बड़ी तेजी से, उसका मुख्य कारण यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं। तो 2 फायदे होंगे, एक तो पलायन रुकेगा, दूसरा रोजगार में लोग जमीनें इसीलिए तो आज बेच के जा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी वजह है। बिल्कुल 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 भाई, उनको यहाँ काम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या करेंगे? हाँ, उनके लिए कोई मायने नहीं है फिर यहाँ पर रहने के। यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक जहाँ पर पहले से पलायन तो आज नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, वर्षों से पलायन होते जा रहा है। कारण ये रहा कि पहाड़ों में जो पर्याप्त उनको साधन नहीं थे उनके पास, इसीलिए भाबर को आए, है नहीं, कोई तराई को गया। सही बात। हमारे खुद बुजुर्ग जो है, कहाँ चंपावत, वहां से माइग्रेट हो गया है बिसिंग से, उसका मेहरा गांव बैठे, मेहरा गांव में भी कुछ नहीं मिला तो उसके बाद गोला पार गए, है नहीं, बिल्कुल ये चक्र चलता आ रहा है। नहीं, तो ये एक तो आपने कहा कि मैं यहाँ के स्थानीय उत्पाद जो हैं उनसे जुड़े हुए छोटे छोटे लघु उद्योग लगाए जाएं, जिससे माइग्रेशन भी रुकेगा और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। यहाँ का स्थानीय उत्पाद जैसे पिरूल है, हाँ, पिरूल का टिकली प्लांट बनाया जा सकता है, कोयला बनाया जा सकता है, टिकली, बिल्कुल। और फल फ्रूट यहाँ इतनी मात्रा में फल फ्रूट होता है, सड़ता है, बर्बाद होता है, उसकी आप ये बना सकते हैं, कंपोस्ट बनती है, बिल्कुल। और आपकी ये क्या कहते हैं इसको, जो जिससे वाइन तैयार होती है, अच्छा, ये चीज भी बन सकती है। भाई वो तो अंडरस्टूड है, सरकार खरीद रही है फिर बेचती है, तो इसको बनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, सरकार अपने स्तर से बनाए, बड़ी बड़ी रिफाइनरी खोले। यहाँ पर एक बार ये प्रयास हुआ भी था, वो शायद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बंद हो गया था। इस टाइप से उसमें वो लगाया जा सकता है। अगर हम लघु उद्योग की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो दान सिंह भंडारी भी वही कह रहे थे, गोपाल सिंह भी वही कह रहे थे, और विधायक भी वही कह रहे थे, सागर पांडे भी वही कह रहे थे, मतलब जितने लोग हैं, अगर यही मुद्दे होंगे, ये मैं मुद्दों से इत्फाक रखता हूँ, क्योंकि है ये यहाँ की ज्वलंत समस्या है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सारे लोग अगर उन्हीं मुद्दों को लेके अपनी राजनीति करेंगे, तो फिर कृपाल सिंह भी वही राजनीति कर रहे हैं, वही मुद्दे लेके तो आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि लोग फिर आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे? गार्गी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी लोग एक ही मुद्दों को लेके चलेंगे, तो जनता कंफ्यूज होगी, हाँ, कि भाई ये भी वही बात कह रहा है, वही भी वही बात कह रहा है, ये भी वही बात। लेकिन आपने मेरे शुरू में आपसे ये कहा था, मेरा एक मुद्दा बिल्कुल सबसे हटकर था। आपने इतने लोगों के साक्षात्कार लिए होंगे, इतने इंटरव्यू लिए, मेरे ख्याल से ओखलकांडा के विकास के लिए मेरे ख्याल से किसी ने नहीं कही बात। आप ओखलकांडा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने कहा कि 4 विकास खंड हैं, धारी, रामगढ़, भीमताल, ओखलकांडा। हो सकता है कि ओखलकांडा के लोग इस विषय से ताल्लुक रखें, जरूरत भी है, तो और भी तो विकास खंड हैं। जी बिल्कुल सही कहा कार्की जी। भीमताल हमारा पर्यटक स्थल है, वो पर्यटक नगरी है। अगर भीमताल को और पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप किया जाए तो वो वहाँ और अच्छे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, वहाँ के युवा बेरोजगारों को। जैसे वहाँ पैराग्लाइडिंग है, उसको बढ़ावा दिया जाए, नौकायन है, वहाँ पर ये आपके हॉर्स राइडिंग है, ये कई चीज़ें हैं भीमताल विकास खंड को। और वहाँ एक ये UPSIDC से था पहले वो इंडस्ट्रियल एरिया, और बिल्कुल। वो अब चला गया इसमें ये सिडकुल में। लेकिन सिडकुल में जाने के बावजूद भी वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगी नहीं है, और वो किसानों की जमीन है, वो जमीन हमारी है। सही बात।
वो बल्कि हमें जिस समय वो एक्वायर हुई थी, हमने वो पैसा भी नहीं लिया। 1,500 रुपया पर नाली के हिसाब से हमें कंपनसेशन दिया गया, लेकिन हमने नहीं लिया। वो अभी मुकदमा उसका न्यायालय में लंबित है। तो बल्कि जब माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, मैंने उनकी जानकारी में बात डाली। मैंने कहा सर, जब यहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं लग रही है नहीं, कुछ लगी तो वो अपना सब्सिडी खा के भाग गए और वो वैसी पड़ी है, तो हमारी किसानों की जमीन तो बर्बाद हो गई। किसानों की जमीन वापस करा दे। हम इसमें एजुकेशन हब बनाएं या कोई और इंडस्ट्री खोले, किसान तो करेंगे कुछ काम। सही तो बल्कि उसको रावत जी ने बड़े उसको सीरियसली लिया था। उन्होंने कमिश्नर साहब से इस संबंध में वार्ता भी करी थी नयाल जी से, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, दुर्भाग्य था, हमारी किस्मत खराब थी, सरकार गिर गई माननीय रावत जी। बिल्कुल, नहीं तो ये इम्प्लीमेंट्स होता। तो भीमताल के लिए कई संभावनाएं हैं। भीमताल और बागी धारी और रामगढ़ तो फ्रूट बेल्ट है। वैसे रामगढ़ धारी दोनों फ्रूट बेल्ट है। दोनों फ्रूट बेल्ट है, एक जैसी परिस्थिति। यहाँ अगर हम लोग जैसे यहाँ के काश्तकार हैं, काश्तकारों का जो फसल है, फल है, वो टाइम से उसके दाम मिल नहीं पाते हैं काश्तकारों को। अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए, सबसे पहले यहाँ की जो किसानों की जो मांग है, और हम भी उसको चाह रहे कि यहाँ कम से कम एक हर न्याय पंचायत में एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए, ताकि वो उनके फसल को उसको स्टोर कर लें और जिस समय उनका रेट सही मिले। ये दिवाली के समय अच्छा रेट मिलता है, तो उस समय किसान उसको जा कर के बेचें तो उनको अच्छे दाम मिलेंगे। ये यहाँ के फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है, कोल्ड स्टोरेज तैयार तो हो। आपकी बातों और यहाँ के महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए। जैसे आज एनजीओ चल रही है ना, एनजीओ को सरकार पैसा दे रही है। हाँ, बिल्कुल दे रही है। आपने देखा होगा। एनजीओ अपने पास तो कहीं से साधन है नहीं, वो सरकार से ही लेते हैं। बिल्कुल, और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, वो अच्छी बात है। अगर एनजीओ की बजाय सरकार खुद यहाँ पर अपने महिला समूह तैयार करके उनको डायरेक्ट दिया जाए, तो बीच में बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी। एनजीओ की भूमिका खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, उनका कमीशन जो है सीधा बेनिफिट हो जाएगा, सीधा बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा। इसलिए महिलाओं के समूह बनाना बहुत अनिवार्य है। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उस समय महिलाओं के समूह बना करके उनको सरकार के माध्यम से उनके रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराए जाए। तो ये बड़ी मजेदार बात आपने कही, और शायद ये नई बात भी है मेरे लिए भी, कि एक ही तरीके से, एक ही डंडे से सबको हाँकने वाली व्यवस्था न बनाया जाए कि 4 विकास खंड हैं, तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कहें या जो भी कहें, तो वहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनके साथ तालमेल करके उनके विकास के लिए काम करना, वो ज्यादा फायदेमंद होगा, बजाय एक नीति बनाई और चारों विकास खंडों को साथ हाँक दिया। कार्की जी, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। नहीं, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर बैठे हैं ऊपर, ये पॉलिसी मेकर जो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं है। ये अपने हिसाब से थ्योरेटिकल कागजों में नीतियाँ बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहीं पर से जो है बेरोजगारी और पलायन, ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ यहाँ पर जो है वो साकार नहीं होती हैं, वो फेल है। इसलिए यहाँ की पॉलिसी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनाना अनिवार्य है। अब हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि जाते हैं उनको शायद उतनी जानकारी दी होती है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है ये इनको घुमा देता है, वो अपने जो उनको सूट करता है उस पॉलिसी को बनाता है। बिल्कुल, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं दिनों में कैसी याद आ रही है, इन्हीं दिनों में ये सब बातें करने की याद कैसे आ रही है किसी भी संभावित प्रतिनिधि को जी। ये इससे पहले कहाँ थे, क्योंकि ये तो यही हैं, ये गांव में क्यों नहीं दिखे, और ये आज इसी चुनाव के दौरान क्यों अपनी बातों को करते हैं। जी देखो, संभावित प्रतिनिधि वो प्रतिनिधि तो नहीं है ना, नहीं है। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं ये ड्यूटी तो उनकी होनी चाहिए। हाँ, अब संभावित प्रतिनिधि अभी तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब उनके हाथ में कुछ होगा ही नहीं, वो कैसे इम्प्लीमेंट्स करवाएंगे। हाँ, हमने अपने सरकार के जो अपने पूर्ववर्ती सरकार थी हमारी माननीय रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार में जितने भी उपलब्धियां
उन जन कल्याण योजनाएं थी, हमने अभी तक गांव-गांव जा कर के लोगों को समझाई है। भू कानून की अभी आपसे बात शुरू नहीं हुई, उन्होंने उनकी ये उपलब्धि रही रावत जी की, उन्होंने जितने भी ये हरिनगर थे हमारे पूरे कुमाऊं मंडल में कम से कम 40-50 तो हरिनगर होंगे मेरे ख्याल से। मैं वैसे क्लियर नहीं हूँ, 40-50 कम से कम मेरे ख्याल से हरिनगर हैं। इन हरिनगरों में जो काश्तकार रहते हैं वो पट्टेदारी हैं। हाँ, पट्टेदार है, वो बिल्कुल पट्टेदार हैं, वो पक्का नहीं है, उनको उस जमीन से कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। और पट्टेदारी भी उसमें बहुत कम है, कुछ लोगों के पास पट्टे हैं और बाकी के लोग जो बरसों से बैठे हैं, 50-100 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन काश्तकारी कर रहे हैं, बाकी उनको कोई बेनिफिट नहीं। जो बेनिफिट मिलने चाहिए काश्तकार को जमीन के एवज में, वो नहीं मिले। मैंने माननीय रावत जी के जानकारी में ये बात डाली थी जिसमें मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा सर ये हरिनगर हैं, इनको, बल्कि मैंने मजाक के तौर पर कहा आप इनको हरीश नगर बुला दीजिए साहब, है नहीं, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनको कुछ बेनिफिट, नाम कुछ भी रहे, लेकिन अगर इनको पक्का हो जाए, लीगल हो जाए, इनको भूमिधर काश्तकार बिल्कुल बना दे। बिल्कुल। तो रावत जी ने, मैं रावत जी का धन्यवाद देता हूँ, वो महान नेता हैं। उन्होंने उसी समय कैबिनेट अपनी बैठक बुला करके ये डिसीजन लिया कि जो भी यहाँ पट्टेदार काश्तकार है उनको फ्री होल्ड किया जाए, और अध्यादेश जारी करा तत्काल, बल्कि उसकी एक कॉपी ला करके मैंने भी जिलाधिकारी नैनीताल को सौंपी। तो आज क्या है, वो अध्यादेश कूड़े में है। ये जो वर्तमान सरकार है उसने उस पर कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं किया। दूसरा, अभी आजकल वर्तमान में भू कानून का बड़ा जबरदस्त हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर भू कानून लागू नहीं हुआ तो यहाँ की जमीन बिक जाएगी, लोग परतंत्र हो जाएंगे और जो मालिक थे वो कुत्ते घुमाएंगे, इस तरीके की चीजें हैं। आपका क्या ख्याल है भू कानून को लेकर? देखिए कार्की जी, भू कानून दोनों बातें हैं, इससे नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान ये है, जो लोगों का मानना है कि बाहरी लोग, जो असामाजिक तत्व लोग यहाँ आते हैं और वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर ज़मीनें खरीद लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्थानीय लोगों को ये लगता है कि ये लोग, इन लोगों से हमें कोई खतरा पैदा होगा कल को, है नहीं। और हिमाचल की तर्ज पे या कश्मीर की तर्ज पे भू कानून अगर लागू कर दिया जाएगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड को नुकसान भी होगा। कारण नुकसान, माना मुझे इमरजेंसी पड़ गई, इलाज करवाना है मुझे, या मेरी बेटी की कहीं पर शादी तय हो गई और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ, वो भी मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, मैं सरकार के पास गुहार लगा रहा हूँ कि साहब मेरा फिर इलाज करवा दे, सरकार भी नहीं सुन रही है, तो मैं ऐसे में क्या करूँगा? जो मेरे पास ज़मीन है, एसेट्स है, उसी को तो बेच करके अपना पूरा करूँगा। तो एकदम सख्ती से भू कानून लागू कर देना मेरे ख्याल से अव्यावहारिक रहेगा। अच्छा, हाँ। और जहाँ तक यहाँ तो वैसे भी उत्तराखंड में भू कानून लागू है ही, 1.25 नाली से ज़्यादा बाहरी व्यक्ति यहाँ खरीद नहीं सकता, ये तो नॉर्म्स पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, तो भू कानून पे बात ज़्यादा करना है। लेकिन वो तरीके तो निकाल रखे हैं, 1.25 नाली तक खरीद सकता है, वो बात सही है। हाँ। लेकिन तरीके निकालने हैं, 10 नाली कैसे खरीदा जाए। हाँ। ढील तो दी है। देखिए साहब, ये तो अपना भी विवेक होना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए, हमें किन लोगों को जमीन दे दी है, किसको नहीं दे दी है। अभी आपके सरना वाला, देखिए हमारे सरना में हुआ, वो 14-15 लोग आए और उन्होंने एक नाली जमीन खरीद ली, वो बिल्कुल उनका 13 रजिस्ट्रियाँ, उसका विरोध करना वो जायज़ है। भाई एक कोई समुदाय का अचानक कोई आ जा रहा है दूसरे समुदाय के बीच में, तो डिस्टर्ब तो होगा ही, वहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे में जो जनता को जागरूक रहना पड़ेगा। बाकी भू कानून, मेरे ख्याल से तो भू कानून जो अभी है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बुरा, कुछ नहीं, कोई बुरा नहीं है। भाई जनता को भी सोचता है, भाई जमीन बेच रहा हूँ तो शराब मत पियो, जरूरी है जमीन बेच के उससे कुछ रोजगार करे। पहली बात तो जमीन बेचे नहीं, अगर बेचता है इमरजेंसी में बेचनी पड़ रही है, रोजगार, या तो फिर रोजगार करे या कुछ करे। भाई शराब पिएगा तो इसको आप तो रोक नहीं पाएंगे, ना सरकार रोक पाएगी, ना जनप्रतिनिधि रोक पाएगा पीने वाले को। बिल्कुल। तो बातें बहुत हैं आपके साथ करने के लिए, लेकिन समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, हमें बातों को समेटना पड़ेगा। लेकिन मैं
आपसे जाते जाते कि आप सुनने वाले हमारे श्रोताओं को कोई बात ऐसी जो कहना चाहें। मैं आपके अपने सभी श्रोताओं को, क्षेत्र के सम्मानित जनता को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाला है। आप लोग अपनी ताकत को समझें और इस प्रकार के लोगों को अपना प्रतिनिधि न चुनें जो कल को आप लोगों के लिए कुछ न कर पाए। मैं यहाँ पर पार्टी भले ही कोई हो, लेकिन आप पहले जो जनप्रतिनिधि जिसको आप चुन रहे हैं उसको पहले देखें कि उसका बैकग्राउंड देखें और वो क्या कर सकता है, पहले उसने क्या किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मत का प्रयोग करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और आपने अपने विचार रखे। विचार बहुत लंबे हो सकते हैं और भी बातें होंगे आगे आपसे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और आशीर्वाद भी अपना देते हैं कि भगवान करे आपको ये अवसर मिले और आप अपने मुकाम में सफल हों और एक बेहतर प्रतिनिधि को हम सामने देखेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल जी।